हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का मेरा टॉपिक है ब्लड सेल्स के बारे में। मैंने बताया था आपको कि ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा को मैंने मेरी शॉर्ट वीडियो में कवर किया है। आई होप आपने वो देखी होगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाइए उसे देखिए, फिर हम शुरू करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स जो है, मेनली 3 टाइप की ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। तो इन्हीं को आज हम डिटेल में देखेंगे। आरबीसी आपको मेरे नोट्स में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख रखे हैं। अगर आपको ये स्कूल के वजह से देखनी है या आप स्कूल में है तो आपको आरबीसी पढ़ना है तो आप इसे समझ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो आइए शुरू करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड सेल्स बोल लो या फिर एरिथ्रोसाइट बोल लो। और एरिथ्रो वर्ड मतलब यानी कि रेड, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल, तो इसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब आरबीसी रेड कलर की होती क्यों है, क्या ऐसा प्रेजेंट होता है आरबीसी में? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और उसी की वजह से आरबीसी कैसी होती है, रेड कलर की होती है। अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स को हम समझते हैं, जैसे कि आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, तो आरबीसी के फॉर्मेशन को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब वो फॉर्मेशन होता कहाँ है बॉडी में, उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं जहां पे वो होता है, तो उन्हें कहते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। तो ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस आरबीसी, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। अब हमारी बॉडी में हर चीज को हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो अब एरिथ्रोपोइसिस जो आरबीसी के फॉर्मेशन है उसे कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, तो उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो हमारी किडनी में, और कुछ क्वांटिटी में हमारी लिवर भी उसको सिक्रीट करती है। अब फर्स्ट आरबीसी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कहाँ हुआ था, तो यॉर्क सैक में हुआ था। हम जब पैदा भी नहीं होते हैं, जब हम फीटल स्टेज में होते हैं, तो हमारी फर्स्ट आरबीसी किससे बनती है, यॉर्क सैक से बनती है। यॉर्क सैक क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में से एक है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यॉर्क सैक से हमारी पहली आरबीसी बनती है। उसके बाद हमारी पूरी एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी किससे बनती है, लिवर से, स्प्लीन से, प्लेसेंटा से और थाइमस ग्लैंड से। और एडल्ट स्टेज की अगर बात करें आफ्टर बर्थ के बाद, तो वो कौन बनाता है, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कहाँ होता है, तो वो प्रेजेंट होता है हमारी स्पॉन्जी बोन के ट्रेबेकुलाई में। स्पॉन्जी बोन के ट्रेबेकुलाई में बीच में जो स्मॉल पिट होते हैं उनमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और मैमेलियन, अब कुछ हम बेसिक आरबीसी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कैरेक्टर्स देखते हैं कि मैमेलियन आरबीसी कैसी होती है। तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो है सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव शेप की होती है, दोनों तरफ से देखिए बाइकॉन्केव शेप कहते हैं इसे। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जब ओरिजिन होता है, जब बनने लगती है, इमैच्योर स्टेज में होती है, तब इसमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो डीजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग मैच्योरेशन प्रोसेस। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। हमें पता है कि अभी जो हमारी मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट हमेशा से वैसा नहीं होता था। जब ये इमैच्योर स्टेट में होती है, जब इसका ओरिजिन हुआ होता है, तब इसमें न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते थे। पर जैसे जैसे इसका मैच्योरेशन होता गया, वैसे वैसे इसमें से सारे सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस एब्सेंट हो गए। उसका भी एक रीजन है, क्या, बाइकॉन्केव शेप की होती है, जिसकी वजह से आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियस नहीं है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, यानी कि स्पेस अंदर की खाली हो गई। बाइकॉन्केव शेप की है ताकि ज्यादा सरफेस एरिया हो। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स और प्रेजेंस ऑफ बाइकॉन्केव शेप, मोर हीमोग्लोबिन हम आरबीसी के अंदर फिल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर आ सके, इसलिए इसकी शेप कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है, और इसमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। पर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, क्या, जैसे कि कैमल और लामा हम जानते हैं मैमल्स हैं, पर उनकी आरबीसी कैसी होती है, बाइकॉन्वेक्स होती है और ओवल शेप की होती है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट है, पर आरबीसी की शेप कैसी है, बाइकॉन्केव है। इसी वजह से ज्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर आ सकता है, पर एक्सेप्शन होता है कैमल और लामा में। फिर आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, आयरन चाहिए और विटामिन B12 भी चाहिए। उन्हीं से आरबीसी का मैच्योरेशन हो सकता है। मैच्योरेशन जैसे कि मैंने बताया, इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस भी है, ER है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पर जैसे ही वो मैच्योर होती है, ये सब कुछ उसमें से डिजनरेट हो जाता है और क्या बच जाता है, खाली आरबीसी बच जाती है, जिसके अंदर ये सब एब्सेंट है। अब आरबीसी में ER भी एब्सेंट है। तो एंडोस्केलेटन आरबीसी का किसका बना होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट और कोलेस्ट्रॉल का नेटवर्क की फॉर्म में। ये जो आपको नेटवर्क दिख रहे हैं, नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोमेटिन, जो कि एक स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। स्पॉन्जी बन जाती है इससे आरबीसी। स्पंज कैसा होता है, जिसको हम
ऐसे निचोड़ सकते हैं, स्पंज बर्तन मांजने वाला जो होता है, तो वो स्पॉन्जी बन जाती है आरबीसी उसकी वजह से। और आरबीसी के अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो उसे हम कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन, जो कि हाईली परमिएबल होती है कुछ एनाइंस के लिए, जैसे कि क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन, पर इनपरमिएबल होती है कैटाइंस यानी कि सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए। यानी कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के तो आयन चैनल्स आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम की डिफ्यूजन चैनल्स उस पे एब्सेंट होते हैं, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं डोनेंस फिनोमिना। तो एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? स्ट्रोमेटिन का नेटवर्क होता है पूरी आरबीसी में, और इसकी मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। इस पे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के चैनल्स, डिफ्यूजन चैनल प्रेजेंट होते हैं, पर सोडियम पोटेशियम के एब्सेंट होते हैं, उसे बोलते हैं डोनेंस फिनोमिना। अब इसकी जो है एक तो स्पॉन्जी नेचर होता है आरबीसी का, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फ्लेक्सिबल होती है, तो उसी की वजह से आरबीसी की जो साइज है वो 7.5 होती है। पर इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से वो 5 माइक्रोन वाली ब्लड कैपिलरीज में से भी इजीली पास आउट हो सकती है, क्योंकि वो कैसी होती है? स्पॉन्जी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो अपने आप को छोटा करके वो छोटी ब्लड वेसल्स में से भी इजीली निकल जाती है। तो हमने यही देखा कि आरबीसी में हायर सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं हम बाकी आरबीसी के फीचर्स को, जैसे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने देखा गोल्जी बॉडी एब्सेंट है, उसमें से न्यूक्लियस नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है आरबीसी में। तो इस वजह से उसका रेस्पिरेशन किस टाइप का होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और हमें पता है एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, दोनों किसी में भी ग्लाइकोलिसिस तो होगी सही, चाहे वो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो। तो ग्लाइकोलिसिस हमारी आरबीसी में होती है, पर इन आरबीसी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आर इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वाइल एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल आर एब्सेंट, क्योंकि क्रेब्स साइकिल तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इस वजह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है आरबीसी में। और जो ब्लड ग्रुप के लिए ए और बी ब्लड ग्रुप जो हम डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी आरबीसी की सरफेस पे। तो जैसे आरबीसी है ना, तो आरबीसी की सरफेस पे ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, और उसी से पता लगता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है। तो एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप ए या बी इज प्रेजेंट on the surface of RBC. इफ RH एंटीजन भी अगर प्रेजेंट होगा आरबीसी की सरफेस पे, तो हम बोलते हैं ना ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो वो किस वजह से होता है कि RH एंटीजन ए के साथ RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो वो होगा ए पॉजिटिव। अगर नहीं होगा, केवल ए एंटीजन ही होगा, तो उसे बोलेंगे ए नेगेटिव। तो RH एंटीजन और AB एंटीजन ये सभी जो है आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब आरबीसी में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो किसी अदर सेल्स पे नहीं होते हैं। वो क्या होता है? एक तो होता है हीमोग्लोबिन, जो पता है आरबीसी को रेड कलर देता है, और एक होता है जिंक कंटेनिंग फास्टेस्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है आरबीसी में, जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये जिंक कंटेनिंग होता है। अब कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या करता है? ये एक फास्टेस्ट एंजाइम है और सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम है आरबीसी में। अगर ये नहीं होता ना, तो कार्बोनिक एसिड नहीं बन पाता। तो ये क्या करता है? CO2 और H2O की प्रेजेंस में कार्बोनिक अनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड बना देता है, और अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये इसकी रेट कम हो जाएगी, रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। जैसे कि ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड वर फॉर्म्ड इन 1 आवर, अगर ये एब्सेंट है तो, और अगर कार्बोनिक अनहाइड्रेज प्रेजेंट है तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड विल बी फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड में। तो सोचिए रिएक्शन रेट को कितने गुना बढ़ा देता है, तो 10 मिलियंस टाइम ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। अब अगर आरबीसी की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम लें, तो आरबीसी की साइज होती है 7 माइक्रोमीटर। अगर इसका काउंट देखें तो 5 to 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है एडल्ट मेल में। नंबर ऑफ आरबीसी इन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज नोन एज आरबीसी काउंट, और इसी को बोलते हैं हम आरबीसी काउंट। अब लाइफ स्पैन अगर आरबीसी की हम सबको पता है 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की। इन ईच आरबीसी 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं एक आरबीसी के अंदर, 26.5 करोड़। और अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 60% वाटर होता है और 40% सॉलिड पार्ट से मिलकर बनी है। ओनली हीमोग्लोबिन कॉन्स्टिट्यूट 36% ऑफ टोटल वेट ऑफ आरबीसी एंड 90% ऑन ड्राई वेट। हीमोग्लोबिन ही इतना ज्यादा होता है, बाकी चीजें तो बहुत बार में आई। 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है डेली बेसिस पे, और उतनी ही नए नंबर में बनती भी है। और
डिस्ट्रक्शन आरबीसी का होता कहाँ पे है, तो स्प्लीन में होता है। सो स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब उसका दफन होता है। ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे दफन की जाती है चीजें। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन यानी कि उसका डिस्ट्रॉय कहाँ होती है आरबीसी, तो स्प्लीन में होती है। स्प्लीन स्टोर करता है एक्सेस ब्लड कॉर्पसल्स को भी, तो इसे ब्लड बैंक भी बोला जा सकता है बॉडी का। अगर आरबीसी की साइज में चेंज आए, शेप में नहीं साइज में, चेंज इन द साइज ऑफ आरबीसी, तो उसे बोलेंगे हम एनाइसोसाइटोसिस। और अगर उसकी शेप में चेंज आए तो उसे बोलेंगे पोइकिलोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस। इफ आरबीसी को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा है, वाटर कम है, तो उस केस में क्या होगा, आरबीसी का जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। और आरबीसी का वाटर बाहर आ जाएगा तो आरबीसी कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे अपन दाग को रखते हैं पानी में तो वो क्या करती है, फूल जाती है, क्योंकि उसमें पानी चला जाता है। ऐसा ही होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जब हम आरबीसी को रखेंगे तो आरबीसी क्या होगी, स्वेल कर जाएगी। पर अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा स्वेल कर जाए तो वो बर्स्ट हो जाती है। तो आरबीसी को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है, जिसे हम क्रीनेशन भी बोलते हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आरबीसी को रखते हैं तो वो बर्स्ट कर जाती है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो आइए हीमोग्लोबिन को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि वो हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम पार्ट जो होता है वो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। हीम केवल 5% होता है, ग्लोबिन 95% होता है। हीम में भी दो चीजें होती है, एक तो होता है आयरन और एक आता है पोरफायरिन। और ग्लोबिन जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है, 2 अल्फा 2 बीटा एडल्ट में होती है और 2 अल्फा 2 गामा फीटल हीमोग्लोबिन में होती है। तो हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यूज तक कौन लेके जाता है, तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है। हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं, तो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है वो वहां पे लंग्स के लेवल पे, एल्वोलाई लेवल पे, और फिर ब्लड के थ्रू वो कहाँ लेके जाता है, टिश्यू लेवल तक। तो हीमोग्लोबिन के पास ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, तो वो देखे तो होता है 67,200 डेल्टन। तो दिस इज ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन आरबीसी। अब हम शुरू करेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के बाद। आरबीसी में आपको बेसिकली उसकी लाइफ स्पैन याद रखनी है, उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है वो याद रखना है। जैसे स्ट्रोमेटिन का नेटवर्क होता है, उसकी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी शेप बाइकॉन्केव, और उसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं होते, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन उसमें आ सके। उसमें रेस्पिरेशन कौन सा होता है, तो ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रैब साइकिल के एंजाइम्स नहीं होते। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम आरबीसी में मिलता है, 2 कंपाउंड से जो आरबीसी में मिलते हैं, एक तो हीमोग्लोबिन जो तो अपन को पता ही है, और मोस्ट अबंडेंट फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेस मिलता है जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको आरबीसी के बारे में याद रखनी है। अब हम शुरू करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट कलर की होती है, इसलिए उसको कलरलेस होने की वजह से उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस सेल, ठीक है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल में क्या एब्सेंट होता है, दे लैक हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीबॉइड शेप की होती है, जैसे अमीबा की शेप होती है वैसे ही डब्ल्यूबीसी की शेप होती है, बट ये न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड थी, न्यूक्लियस एब्सेंट था, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करें तो 6000 से 8000 पर मीटर क्यूब डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, इंक्रीज इन टीएलसी। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाए, ये होता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में, तो उसे बोलेंगे हम ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोपेनिया मतलब टीएलसी कम हो जाए। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में तो नॉर्मली टीएलसी बढ़ता है, पर टाइफाइड, एड्स वाली कंडीशन में क्या होता है, टीएलसी डिक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए टीएलसी में मोर देन 1 लाख, तो वो कंडीशन हो जाती है ल्यूकेमिया, कैंसर को बोलते हैं, तो उसे कहेंगे ब्लड कैंसर। तो ल्यूकोसाइटोसिस जब टीएलसी बढ़ जाए, ल्यूकोसाइटोपेनिया टीएलसी डिक्रीज हो जाए, ल्यूकेमिया जब नॉर्मल लेवल से टीएलसी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। फिर उसी के बेसिस पे न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म के नेचर के बेसिस पे ल्यूकोसाइट को 2 टाइप्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट।
ग्रेनुलोसाइट क्या होता है? ये दोनों ही बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। और ग्रेनुलोसाइट मतलब जब WBC के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, तो उसे बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट। और अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे तो उसे बोलेंगे ए ग्रेनुलोसाइट। न्यूक्लियस इसका कैसा होता है? मल्टी लोब होता है, लोब्स प्रेजेंट होते हैं उसमें बहुत सारे, एंड वो सारे लोब्स किससे कनेक्टेड होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से। अभी मैं आपको उसके टाइप्स में बताऊंगी कि किस तरीके लोब्स होते हैं और कैसे, कौन सी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की मैं बात कर रही हूँ। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोब्ड न्यूक्लियस, इसी वजह से इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC। पॉली वर्ड्स मतलब बहुत सारे, मल्टी लोब होते हैं ना, इसलिए पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC। और इस न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड इन लोब्स, तो इसे बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर WBC। अब WBC के टाइप्स की बात करें, WBC हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे और साइटोप्लाज्म के बेसिस पे देख लिया, दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट भी 3 टाइप्स की होती हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो इसको हम शुरू करेंगे। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इन्हीं के बेसिस पे हम इन 5 को पढ़ेंगे। तो जैसे कि एसिडोफिल, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? साइज। तो एसिडोफिल की साइज है 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं इसमें होगी मैं आपको बताऊंगी क्या याद रखनी है। साइज है, ये आप देख लीजिए, साइज ज्यादा मैटर नहीं करती, याद रखना है तो रखिए, आपको रह सकता है तो, वरना बाकी जो चीज है वो मैं आपको बताऊंगी क्या आपको याद रखना है। जैसे कि साइज की बात करें तो एसिडोफिल जो है 10 to 14 माइक्रोन, बेसोफिल 8 to 10 माइक्रोन, न्यूट्रोफिल 10 to 12, मोनोसाइट्स 12 to 20 एंड लिम्फोसाइट्स होती है 6 to 16। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? बेसोफिल होती है। लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन किसकी? एसिडोफिल की होती है 14 आवर्स, बेसोफिल की 10 आवर्स, न्यूट्रोफिल की 12 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स, 5 to 7 डेज इन ब्लड। स्टेन, अब हर सेल को हम स्टेन करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर एसिडोफिल है तो उसके लिए चाहिए एसिडिक डाई जिसका नाम है ईओसिन। बेसोफिल के लिए चाहिए बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू। न्यूट्रोफिल को हम किसी भी डाई से स्टेन कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को हम स्टेन नहीं कर सकते, ये स्टेन हो जाती है क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एसिडिक डाई से एसिडोफिल को, बेसिक डाई से बेसोफिल को और न्यूट्रोफिल को हम किसी भी डाई से स्टेन कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियस की शेप की बात करें तो देखिए, मैंने लोब बताए थे कि मल्टी लोब होती है, तो एसिडोफिल जो है वो बाइलोब्ड होती है। और ये 2 लोब्स जिससे कनेक्टेड है, ये सी शेप की इसमें न्यूक्लियस होता है। तो ये जो 2 लोब्स जिससे कनेक्टेड है उसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। तो ये जो सी आपको दिख रहा है ये है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, और ये जो है बाइलोब्ड है। तो ये आपको याद रखना है कि किसकी शेप न्यूक्लियस की कैसी होती है। तो एसिडोफिल का शेप न्यूक्लियस का होता है बाइलोब्ड। बेसोफिल की अगर बात करें तो ये एस शेप्ड का न्यूक्लियस होता है, इसमें 2 से 3 लोब्ड होते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं। न्यूट्रोफिल में मैक्सिमम लोब प्रेजेंट होते हैं 3 से 5, 3 to 5 लोब प्रेजेंट होते हैं। सी शेप का होता है ये इसका न्यूक्लियस। और मोनोसाइट्स की बात करें तो इसका किडनी शेप का होता है। लिम्फोसाइट्स का सर्कुलर होता है, लार्ज सर्कुलर, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पेस वो घेर लेता है, तो साइटोप्लाज्म उसका पेरीफेरी पे चला जाता है। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है हर सेल के। एसिडोफिल क्या करता है? हमें एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाता है, एलर्जिक इन्फेक्शन से बचाता है। पैरासाइट्स अगर कोई भी आया तो उसके इन्फेक्शन से हमें कौन बचाएगा? एसिडोफिल बचाएगा। पर बेसोफिल क्या करता है? सीक्रेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कुछ सब्सटेंस को, जैसे कि हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने से रोकता है। हिस्टामिन क्या होता है? वेसोडाइलेटर होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। सेरोटोनिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये चीजों को सीक्रेट, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इन्हें सीक्रेट कौन करता है? बेसोफिल करता है। और ये हमारी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी हेल्प करता है। अब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स दोनों फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, दोनों फेगोसाइटिक सेल्स हैं, मतलब दोनों जो है किल कर सकते हैं, फेगोसाइटिक नेचर की होती है, हमें बैक्टीरिया और वायरसेस से बचा सकते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस को बाय फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट्स भी स्कैवेंजर्स होती हैं ब्लड की, तो ब्लड में जितने भी डैमेज या डेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती है ना, उनको हटाने का काम कौन करती है? मोनोसाइट्स करती है। और मोनोसाइट्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो मैक्रोफेजेस तो फेगोसाइटोसिस करते ही है, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। और लिम्फोसाइट भी 2 टाइप की होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करें तो वो हमें एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और टी लिम्फोसाइट हमें सेल मेडिएटेड, एंटीबॉडी मेडिएटेड मतलब जो एंटीबॉडीज देती हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमें टी सेल प्रोवाइड करते हैं।
डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, एक होता है टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एक होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में से एसिडोफिल कितना है, तो 2 to 3% ऑफ टीएलसी, मतलब टोटल में से एसिडोफिल कितना होता है, 2 से 3%। बेसोफिल की बात करें तो 0.5 to 1%, यानी कि मिनिमम सबसे सेल कौन सा होता है टीएलसी में, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे मैक्सिमम होता है, 60 to 65% टीएलसी का पार्ट कितना होता है, न्यूट्रोफिल होता है। मोनोसाइट्स 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 to 25%। ये टोटल डिफरेंशियल काउंट आपको याद रखना है, फंक्शंस आपको याद रखने हैं, शेप ऑफ न्यूक्लियस और डाई आपको याद रखनी है। अगर स्पेशल पॉइंट की बात करें, अगर एसिडोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इओसिनोफीलिया, जो कब होता है, ड्यूरिंग एस्केरियासिस, हे फीवर, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन में। मैंने बताया ना एसिडोफिल कब आते हैं, क्या करते हैं, एलर्जी से प्रिवेंट करते हैं, एलर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। तो जब एस्केरियासिस, हे फीवर ये सब होती है ना, तब एसिडोफिल के नंबर बढ़ते हैं। अब दो चीजें और याद रखनी है, न्यूट्रोफिल को हम कहते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड फेगोसाइटिक नेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो पुलिसमैन। और मोनोसाइट को बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो ये दोनों सेल्स भी हमारी बॉडी में हमें प्रोटेक्ट करती है, तो इसलिए इसको माइक्रो और इसको मैक्रो पुलिसमैन बोला। तो ये था डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। उसकी लाइफ स्पैन होती है 2 से 5 डेज की। साइज की बात करें तो 2 to 3 माइक्रोन होती है, और काउंट की बात करें तो 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। तो सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद प्लेटलेट्स का नंबर आता है। नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं ये भी, और ये किससे बनते हैं, मेगा कार्योसाइट सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो की जो मेगा कार्योसाइट सेल्स है ना, इनके जब फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनके जब टुकड़े होते हैं, तो उनके टुकड़ों से प्लेटलेट्स बनते हैं। तो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और मेगा कार्योसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंट से प्लेटलेट्स बनते हैं। तो प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कार्योसाइट्स, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं ये। अगर इसकी शेप की बात करें तो डिस्क लाइक होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, बाय कॉन्वेक्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, विच इज अ क्लोटिंग फैक्टर, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक एंजाइम होता है जो आगे उसकी प्रोसेस को करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, तो आगे स्टेप्स को, कैस्केड इवेंट्स को कंटिन्यू कराता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम बहुत जरूरी होता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर है जो क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स उसे रिलीज करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स, इसमें भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसी वजह से बेसोफिल को हम बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से स्टेन कर सकते थे, और इसी में भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स, इसलिए इसको भी हम मिथाइलिन ब्लू से स्टेन कर सकते हैं। डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। रिपेयर, अब क्या होता है, अगर हमारी कोई भी ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी डैमेज हो जाती है ना, उसकी एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है, तो वहां पे प्लेटलेट्स आके चिपक जाते हैं ब्लड को रोकने के लिए। तो प्लेटलेट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है कि वो जिलेटिनस और मुसिलिजिनस सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं, ताकि ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड को बहने से रोकने के लिए। तो रिपेयर करते हैं एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। वहां पे जैसे कि ये वेसल्स है, ये वेसल डैमेज हो गई, तो यहाँ पे आके प्लेटलेट्स जमा हो जाएंगे, उसे कहेंगे प्लेटलेट प्लग। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं सेरोटोनिन को। अब मैंने आपको बताया था बेसोफिल सीक्रेट करती है 3 चीजें, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। तो सेरोटोनिन को सिंथेसाइज कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। एक प्लेटलेट्स करता है और एक लिवर करता है, ये दोनों है। जो सेरोटोनिन सीक्रेट करती है वो क्या होती है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होती है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है और छोटा कर देती है, उसके डायमीटर को कम कर देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड सेल्स। आई होप आपको तीनों ब्लड सेल्स समझ आई होगी, the RBC, WBC and platelets. Thank you so much for watching. If you like, please like my video, share and subscribe my channel.